जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण पर निबंध बताने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर साल पूछा ही पूछा जाता है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 22 2023 में भी पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूरी तैयार करके जाना। आज के वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आपको लिखना है निबंध, और जिससे आप लोग अच्छी तरीके से निबंध लिख पाओगे। बताऊंगा कि कैसे लिखना, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है, सभी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग केवल वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो निबंध होता है ये तीन कैटेगरी में, देखिए तीन मेन चीज़ें होती है, इसके पॉइंट होते हैं। सबसे पहले होती है, क्या होती है यहाँ पर, प्रस्तावना। क्या होती है? प्रस्तावना। ये तीन चीज़ें जो आप लोग समझ गए तो चाहे कोई भी हो निबंध बड़ी ही आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले आती है प्रस्तावना, उसके बाद में आती है यहाँ पर मुख्य भाग। क्या होता है यहाँ पर? मुख्य भाग। यहाँ पर जिसको यहाँ पर हम बोल सकते हैं मेन बॉडी। ये जो मेन बॉडी होती है ये सेकंड पार्ट होता है। उसके बाद में आखिरी में आता है उपसंहार। ये तीन चीज़ें समझ गए, समझ लो कि आप लोग यहाँ पर ये निबंध लिख बड़ी ही आसानी से लिख पाओगे। सबसे पहले प्रस्तावना क्या होती है? देखिए प्रस्तावना में ऐसी चीज़ें आपको लिखना होता है, उस विषय से संबंधित आपको उसमें बताना होता है कि इस विषय में आप लोग क्या बता रहे हैं, परिचय देना होता है। समझ लीजिए कि एक तरह से परिचय देना होता है प्रस्तावना में। तो इतना समझ में आया। जैसे ये इस पर है भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण पर, तो इसके बारे में आपको बताना है प्रस्तावना में। मुख्य भाग में क्या क्या आता है, जैसे कारण हो गया, निवारण हो गया, और इसके कुछ और दो तीन हेडिंग आपको लिखना होता है मुख्य भाग में। समझ में आया? और उपसंहार क्या होता है ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिए, और प्रस्तावना से पहले आपको जब निबंध लिखोगे तो ये रूपरेखा जरूर ही डालना है। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है? जो 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 हेडिंग आप लोग लिखी होंगी इसमें निबंध में, वही हेडिंग आपको रूपरेखा में डालना होता है। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर देखेगा वो यही रूपरेखा देखेगा, हेडिंग देखेगा और आपको नंबर दे देगा। कम से कम 6 या 5 हेडिंग होनी चाहिए रूपरेखा में। तो देखिए सबसे पहले रूपरेखा आपको हेडिंग डालना है काले पेन से। पहले से ही नहीं रूपरेखा में सारी चीज़ें लिखना है, 2 या 3 लाइनें या 4 लाइनें छोड़ देना है। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना लिखें तो यहाँ पर जैसे प्रस्तावना हेडिंग डाले तो यहाँ पर प्रस्तावना यहाँ पर भी डाल देना है, तभी लिखना है। तो जैसे इसमें प्रस्तावना हो गई, भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, उसके बाद में हानियाँ, यहाँ पर भ्रष्टाचार की स्थिति हो गई, उसके बाद में भ्रष्टाचार के कारण हो गए, उसके बाद में भारत भ्रष्टाचार से होने वाली हानियाँ, फिर भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, उसके बाद में आखिरी में आता है उपसंहार। उसको आखिरी में बताऊंगा उपसंहार क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है निबंध का पार्ट। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग आपको काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है यहाँ पर प्रस्तावना। तो ये भ्रष्टाचार कारण या निवारण पर है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, इसका परिचय देना होता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना। भ्रष्टाचार दो शब्दों, भ्रष्ट और यहाँ पर आचार के मेल से बना है। जो भ्रष्टाचार है ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से हैं? भ्रष्ट और यहाँ पर आचार, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उसके बाद में भ्रष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे मार्ग से विचलित होना। मार्ग से विचलित होना मतलब कि जैसे कोई सही रास्ते पर चल रहे हैं, उसमें आप लोग उसको अधर्म के रास्ते पर चलना, उसी को क्या कहते हैं कि मार्ग से विचलित होना। उसके बाद में ध्वस्त या फिर बुरे आचरण वाला, तो ये क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भ्रष्ट बोलते हैं। जैसे देखते हैं कि देहाती भाषा में कहते हैं ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट कहने का मतलब कि ये जो नेता भी होते हैं ये भी भ्रष्ट होते हैं। कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि ये नेता बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। तो उसी प्रकार से भ्रष्ट का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे यहाँ पर मार्ग से विचलित होना, उसके बाद में ध्वस्त हुआ, बुरे आचरण वाला, उसके बाद में तथा। आचरण का मतलब होता है कि चरित्र, व्यवहार या चाल चलन। अब दो ही शब्दों से मिलकर बना है भ्रष्टाचार, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भ्रष्ट का मतलब होता है जैसे मार्ग से विचलित होना या बुरे आचरण वाला या ध्वस्त व्यक्ति। उसी प्रकार से आचरण का मतलब होता है कि जैसे चरित्र, व्यवहार, उसी से संबंधित चाल चलन कैसा है। जैसे अच्छा होगा तो अच्छे आचरण वाला होगा, बुरा होगा तो बुरे आचरण वाला होगा, तो बात सेम ही होती है। उसके बाद में अर्थ, उसके बाद में आचरण, जैसे यहाँ पर चरित्र, व्यवहार या चाल चलन। इसी तरह भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ अनुचित व्यवहार एवं चाल चलन। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है इसके बारे में आपको बताना होता है निबंध में। तो भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? यहाँ पर भ्रष्टाचार का अर्थ होता है अनुचित व्यवहार एवं चाल चलन
अच्छी तरीके से ना होना, उसी को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। तो इतना समझ में आया। उसके बाद में अब क्या करना है, ये पहली हेडिंग हो गई। अब दूसरी हेडिंग यहाँ पर डालना है भ्रष्टाचार में, यहाँ पर भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति। क्या डालना है, भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति। तो इसमें कैसे लिखना है, देखिए जब मैं आप लोगों के वीडियो को अंत तक देखना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, जिससे आप लोग बड़ी आसानी से समझ जाओगे। तो हेडिंग दूसरी पढ़नी है यहाँ पर, भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति। तो भारत में भ्रष्टाचार कोई यहाँ पर बात नई नहीं है। आज धर्म, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कला, मनोरंजन, खेलकूद इत्यादि क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला रखे हैं। चाहे देखिए धर्म हो, धर्म में भी भ्रष्टाचार होता है। धर्म में भ्रष्टाचार कैसे होता है, जैसे आप लोगों को लूटना, जैसे अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा देना, या फिर उसको बहुत ज़्यादा रुपए लूटना, उसके बाद में बाहर चले जाना, ये सभी चीज़ें होती हैं। ये क्या होती हैं, धर्म में हो गई। ये भ्रष्टाचार, धर्मी भ्रष्टाचार होते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद में राजनीति, जैसे नेता होते हैं, ये भी भ्रष्टाचार के बहुत ज़्यादा मेन यही होते हैं, भ्रष्टाचारी नेता ही सबसे ज़्यादा होते हैं। प्रशासन भी भ्रष्टाचारी होता है। कला हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे खेल कूद हो, इत्यादि में क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला रखे हैं। उसके बाद में रिश्वत लेना देना, उसके बाद में खाद्य पदार्थों में मिलावट, उसके बाद में यहाँ पर धन संग्रह कानूनों की अवहेलना करना। उसके बाद में भ्रष्टाचार के ऐसे रूप हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार 178 देशों की सूची में भारत दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक है। देखिए कभी भी अपनी देश की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हकीकत है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इतने जो 178 देश हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश अपना ही माना जाता है। सर्वाधिक देशों में से एक भ्रष्ट देश अपना ही माना जाता है। लेकिन अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। तो ऐसे आपको भ्रष्टाचार की स्थिति में आपको लिखना है। तो इतना समझ में आया। भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। आज धर्म हो, चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, चाहे प्रशासन, कला, मनोरंजन, खेलकूद इत्यादि क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला रखे हैं। रिश्वत लेना देना, देखिए रिश्वत लेना भी भ्रष्टाचार है और देना भी भ्रष्टाचार होता है। तो कभी भी ना ही रिश्वत लेना है, ना ही आपको देना है। चाहे खाद्य पदार्थों में मिलावट हो, धन संग्रह कानूनों की अवहेलना करना हो, या फिर करना, भ्रष्टाचार में से ऐसे रूप हैं। और उसके बाद में एक रिपोर्ट के अनुसार 178 देशों की सूची में भारत दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक है। तो इसमें लिखना है भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति। उसके बाद में थर्ड यहाँ पर पॉइंट, भ्रष्टाचार के कारण। इसमें क्या लिखना है, देखिए आज हर वर्ग, कारण का मतलब होता है, इसमें आपको बताना है कि कारण क्या है। तो देखिए आज हर वर्ग में धन का लालच बढ़ा है, इसके लिए उसे अनुचित मार्ग अपनाने में भी संकोच नहीं है। भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं, जैसे बेरोजगारी होना। जो बेरोजगारी होना ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की यहाँ पर कारण है। उसके बाद में गरीबी, सरकारी कामों में विस्तृत क्षेत्र, महंगाई, सरकारी कामों में विलंब होना या देरी होना, तभी भ्रष्टाचार होता, तभी रिश्वत चलती है। उसके बाद में महंगाई भी भ्रष्टाचार के कारण है। नौकरशाही भी, अल्प वेतन भी, भ्रष्टाचारियों की सजा देने में देरी भी भ्रष्टाचार के कारण है। उसके बाद में वरिष्ठ अधिकारियों का कनिष्ठ अधिकारियों पर दबाव भी भ्रष्टाचार का यहाँ पर आता है। देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो यहाँ पर अच्छा काम छोटे अधिकारी करते हैं, लेकिन उससे जो बड़े होते हैं वो अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। उनकी वजह से जो छोटे अधिकारी होते हैं वो भी अच्छी तरीके से अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे ये कारण हैं। तो इतना समझ में आया। उसके बाद में दबाव, अत्यधिक इत्यादि मुख्य कारण है। तो इसमें आपको भ्रष्टाचार के कारण में लिखना है। अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। उसके बाद में आखिरी यहाँ पर चौथा है पॉइंट, भ्रष्टाचार से होने वाली हानियाँ। अब देखिए भ्रष्टाचार से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखिए आज भ्रष्टाचार के कारण के फलस्वरूप अधिकारियों एवं व्यापारियों के पास काला धन के कारण अनैतिक व्यवहार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, तस्करी एवं अन्य आदि अपराधों में वृद्धि हुई है। तो ये हानियाँ हुई हैं। हानियाँ क्या हुई हैं, अनैतिक व्यवहार भी होना, मद्यपान भी होना, वेश्यावृत्ति होना, तस्करी होना, अन्य ये सभी क्या है, अपराधों में वृद्धि हुई। तो ये हानियाँ, सारी चीज़ें हानियाँ हुई हैं। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है कि संपूर्ण समाज में भ्रष्टाचार में जकड़
की जकड़ में है। उसके बाद में सरकारी विभागों भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु बन चुके हैं, कर्मचारीगण मौके पाते ही अनुचित लाभ उठाने में नहीं चूकते। उसके बाद में 5वां पॉइंट लिखना है भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार के कारण आज देश की सुरक्षा भी खतरे में है, अतः इस पर लगाम लगाना चाहिए। वैसे तो भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। इसे निजात पाने के लिए हमें गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि पर काबू पाना होगा। दंड प्रक्रिया पर और दंड संहिता में संशोधन कड़े कानून लगा कर सख्ती से पालन करना होगा, तभी ये भ्रष्टाचार रुक सकता है। और देखिए, जब ये देखिए यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो बेरोजगारी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है, सभी ये रोकने के उपाय हैं। मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको, 80 से 120 वर्ड में ही आपको लिखना होता है। तो इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ज़्यादा बड़ा लिखोगे निबंध तो आपको नंबर तो उतने ही मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आखिरी में आता है, मैंने आप लोगों को बताया उपसंहार। उपसंहार क्या होता है? इसका आखिरी पॉइंट होता है उपसंहार। मेन पॉइंट होते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को बताया प्रस्तावना मेन होता है। उसके बाद में मुख्य भाग में कुछ भी आप लोग कारण निवारण ये लिख सकते हैं। उपसंहार का मतलब होता है आखिरी में आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष या उपसंहार, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो यही आपको लिखना होता है उपसंहार में। तो कैसे इसमें लिखना है? भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है और इसको मिटाए बिना देश वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में यहाँ पर जन लोकपाल विधेयक की मांग की गई। इसके अतिरिक्त काले धन की स्वदेश वापसी की मांग कर रहे हैं। उसके बाद में अनेक लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे प्रयासों में जन सामान्य समर्थन प्रदान करने के लिए कलंक से मुक्ति कर पाना नितांत आवश्यक है। तो इसी प्रकार से आपको उपसंहार में लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करें, उसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पर हर एक वीडियो मिलेंगे। कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।